नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। तो तस्वीरों के माध्यम से 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां बीजेपी ने ई चिंतन शिविर में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत प्रदेश पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े हैं। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ देश के सुरक्षा उपायों को लेकर मंथन हुआ है। दूसरी बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है। जबलपुर पहुंचेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। तीसरी खबर कांग्रेस से है, जहां वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भतीजे जयवर्धन सिंह को चंबल अंचल की कमान सौंपने की बात कही है। और चौथी खबर कर्मचारियों की, मंत्रालय ने कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 20 जुलाई को हड़ताल करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी है। तो कोरोना काल में बीजेपी ई चिंतन शिविर के जरिए मोदी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार आयोजन कर रही है। 20 जून से हर संडे ई चिंतन शिविर हो रहा है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता विभिन्न विषयों पर प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर वर्चुअल बैठक ली है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश पदाधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का यह चिंतन शिविर जो है वो 25 जुलाई तक चलता रहेगा। सुधीर डंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आज ये चिंतन शिविर शुरू हुआ और लगभग 25 जुलाई तक इस चिंतन शिविर में प्रदेश में और भी कई चीजों को लेकर चिंतन होता रहेगा। देखिए विजय, बिल्कुल बात करें तो जून के पहले सप्ताह से इस पूरे चिंतन शिविर की शुरुआत हुई थी और उस समय केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का था, खासकर अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ BL संतोष, इन लोगों के द्वारा यह तय किया गया था कि पूरे देश भर में ई चिंतन शिविर के माध्यम से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां, या कहना चाहिए कि दूसरे कार्यकाल का जो काम है वो जनता के तक पहुँचाया जाए। खासकर बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, धारा 370 जिस तरीके से हटाई गई, इसके अलावा गलवान में जो चीन के साथ जो झड़प हुई थी उसके बाद में सुरक्षा के मद्देनजर जो कदम उठाए गए थे, और विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार के जो कदम है, चाहे दूसरे देशों की मदद को लेकर जो कोरोना की पहली लहर में भारत ने की थी, पूरे देश दुनिया के अंदर जिस बात की सराहना की गई थी, और उसके बाद में आंतरिक सुरक्षा को लेकर बीजेपी ये जताना चाहती है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से कम आतंकवादी गतिविधियां जो है देश के अंदर नहीं पनप पाई है। कोई भी एक बड़ा ऐसा मामला सामने निकल कर नहीं आया है जो इससे पहले की सरकारों में हुआ करता था। लिहाजा 7 ऐसे विषय बीजेपी के द्वारा चुने गए थे जिनकी शुरुआत हर रविवार को केंद्रीय जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो सरकार में मंत्री हो या फिर बीजेपी के संगठन के अंदर बड़े पदाधिकारी हो, उनके द्वारा लगातार इन तमाम मामलों को लेकर ई चिंतन किया जाता रहा है। शुरुआत सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा इस समय देश का था किसानों के आंदोलन को लेकर, लिहाजा कृषि को लेकर इस बात की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा पिछला जो रविवार था उसमें मुरलीधर राव ने देश की सुरक्षा को लेकर बात की थी। उसी के तहत आज अगर बात करें तो देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा बतौर मुख्य वक्ता ई चिंतन शिविर में बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें खास तौर पर उपस्थित थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। किस तरीके से देश के अंदर सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है, पड़ोसी देशों के साथ में किस तरीके से कूटनीतिक संबंध केंद्र की सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, विदेश नीति केंद्र की क्या है, इन तमाम बिंदुओं को विस्तृत रूप से बताया गया। और साथ ही बताया गया कि इन जो चर्चा के जो विषय हैं इनको जिला और मंडल स्तर तक किस तरीके से ले जाना है। लिहाजा आज जो प्रदेश के पदाधिकारी इस पूरे चिंतन शिविर में शामिल हुए, वो अब धीरे जिला और मंडल स्तर तक के इस तरीके की बैठकें लेंगे जहां पर मोदी सरकार के कामकाज को आगे बताया जाएगा। और अब तक की अगर बात करें तो विजय 7 में से 6 विषय पूरे हो चुके हैं। लिहाजा एक जो विषय बाकी है 25 जुलाई, जो अगला 25 जुलाई को जो है फिर से बीजेपी के किसी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इसी तरीके के चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार के एक और विषय के साथ में प्रदेश पदाधिकारियों को रूबरू कराया जाएगा। लिहाजा काफी ये पूरा महत्वपूर्ण, और खासकर अगर बात करें तो ये गोपनीय एक तरीके से पूरी बैठक थी, जिसमें केवल सीधा एजेंडा केंद्र सरकार का जो कामकाज है वो जनता के बीच तक पहुंचाने को लेकर है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस बैठक में शामिल होना, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के इस बैठक में शामिल होना अपने आप में काफी अहम रहा। बीजेपी के जो तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। विजय जी, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विधानसभा चुनाव में
शिवराज है तो विश्वास है का नारा देने वाली बीजेपी अब इस नारे को बदलने जा रही है। बीजेपी ने शिवराज सरकार की ब्रांडिंग के लिए नया नारा तैयार कर लिया है। बीजेपी ने शिवराज सरकार के लिए नया नारा दिया है, शिवराज सरकार भरोसा बरकरार। इस नारे के साथ प्रकाशित की गई सैकड़ों की संख्या में बुकलेट बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचाई गई हैं। अब इन्हीं बुकलेट को कार्यकर्ता जनता के बीच ले जाकर बताएंगे। और खास बात यह है कि इस बुकलेट में शिवराज सरकार के चौथे टर्म के 1 साल 3 महीने की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के जिक्र के लिए एक अलग बुकलेट जारी की गई है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी की राजनीति पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आजकल भाजपा में मोदी शाह अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ हमारे भाजपा के अपने आप को योग्य समझने वाले नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कितने और कौन कौन मध्य प्रदेश भाजपा में उम्मीदवार हैं, कोई हमें बता सकता है? नहीं बताओगे तो मैं कल सूची दे दूंगा। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी चुटकी लेते हुए पूछ लिया है कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कुछ कहने की जरूरत है क्या। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सपने देखते रहें, जनता ने उन्हें सिर्फ सपने देखने लायक ही छोड़ा है। कमलनाथ जी की सरकार इन्होंने गिराई थी तो नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आ रहा था जो गृह मंत्री है। ये कहा जा रहा था कि उनकी बड़ी भूमिका रही है तो उनको बनाएंगे। आक्रोश तो मध्य प्रदेश में जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हों या जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी हैं, ये सब बहुत से लोग हैं जो लाइन में थे, चाहे अजय बिश्नोई हों, तो ये लाइन में है। तो एक उठापटक बीजेपी में लगातार चल रही है। सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पूरे देश में भाजपा जो आला कमान है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कई उम्मीदवार हैं और मैं कल सूची बता दूंगा। अब दिग्विजय की टिप्पणी में कुछ कहने की जरूरत है क्या? वो इस प्रकार के सपने देखते रहें, जनता ने उनको सपने देखने के लायक ही छोड़ा है सिर्फ। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की चिंता करें और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ लें। पूर्व सीएम कमलनाथ के विधानसभा के मानसून सत्र को आगे बढ़ने की मांग पर वीडी शर्मा ने कहा है कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वीडी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है, इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घबराहट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से उनको बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि वो दिन भर झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं, छल कपट के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, जो उनको पूरा देश जानता है। दिग्विजय सिंह को कौन नहीं जानता है? कमलनाथ जी ने कितना झूठ बोला कौन नहीं जानता है? तो इसलिए अब वो भाजपा की चिंता न करें। भाजपा अपने बेहतर उसके साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में काम कर रही है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली के ओवर बिलिंग के मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में बिजली के भारी भरकम बिलों से आम आदमी परेशान है। कांग्रेस सरकार ने 2019 में 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का फैसला किया था, लेकिन जनता को परेशान करने के लिए आपने बिजली महंगी कर दी। मेरा आग्रह है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाए, ये जनता का अधिकार है। कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने भी ये कहा है कि प्रदेश में बिजली विभाग मनमानी बिलिंग कर रहा है। बिजली 7-7 घंटे गायब रहती है, लेकिन बिजली के बिल लगातार बढ़ के आ रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल आता था। कुल मिला के बिजली की भी महामारी है, महंगाई की महामारी, बिजली की अलग और बेरोजगारी की अलग, इसलिए त्राही त्राही मची हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। ऊपर से बरसात नहीं हो रही। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रविवार को दिल्ली से वापस लौट आए हैं। उनकी वापसी के साथ ही सोमवार से बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को उपचुनाव संबंधी रणनीति बैठकें होंगी। दरअसल संगठन विस्तार और पार्टी के कामकाज संबंधी जो बैठकें होनी थी, उसे कमलनाथ अधूरा छोड़कर सोनिया गांधी के बुलावे पर दिल्ली चले गए थे। अब दिल्ली में आला कमान से मुलाकातों के बाद कमलनाथ भोपाल में विधानसभा के मानसून सत्र, संगठन विस्तार और उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे। मानसून सत्र में किन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की जाएगी, यह भी सोमवार को तय होगा। वहीं सितंबर अक्टूबर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर भी कमलनाथ बैठक करेंगे। चर्चा तो इस बात की भी है कि कमलनाथ पार्टी में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की
छुट्टी भी कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि कमलनाथ हफ्ते भर पार्टी से जुड़ी हुई बैठकें करेंगे। जो कांग्रेस के नेता थे एक ईश्वर सिंह चौहान जो कि जोबड़ी के अध्यक्ष, उनके निवास पे, और दुर्गेश शर्मा जो प्रवक्ता थे उनके निवासों में जाएंगे। बैठकों का सिलसिला भी शुरू होगा? बैठक तो होनी ही, क्योंकि आगे पीछे चुनाव होंगे लोकसभा के और 3 विधान, उसकी तैयारी पहले से चल रही है। बाकी नतीजे पे पहुंचने के लिए बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस का हवाला देकर सत्र एक दिन आगे बढ़ाने की मांग की है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस नेता को जनता और उनकी समस्याओं और विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी दूसरे कारण से सत्र आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वहीं जबलपुर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तरह जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को जनता से, विधानसभा से या जनता की समस्याओं के निदान से क्या लेना देना। निश्चित रूप से मैंने ही स्वयं लिखकर पूरी कार्रवाई करवाई है, मेरी ही नोटशीट पर वो पूरी कार्रवाई, और हम कटिबद्ध हैं। ये तो अभी शुरुआत है, हम पूरी तरह से जांच करेंगे, जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता युवाओं को आगे लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष को लेकर दबे मन से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भतीजे जयवर्धन सिंह को चंबल अंचल की कमान सौंपने की बात कही है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि सिंधिया के सामने जयवर्धन को मौका देना चाहिए। पार्टी में संगठन को मजबूत बनाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लाने के लिए मौका देना चाहिए। लक्ष्मण सिंह के बयान पर भाजपा नेता रजनीश अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर जयवर्धन सिंह को बतौर कार्यकारी अध्यक्ष ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मिलती है तो मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत क्या करेंगे? हम तो कहते हैं युवाओं को मौका मिले, जयवर्धन हो कोई भी हो, और इस चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग निर्णायक भूमिका निभाएगा। मौका दे, वहाँ वो लड़ेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से युवा को सामने खड़ा करेंगे, टक्कर लेगा। रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल संभाग से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके हक मारने का काम क्यों किया जा रहा है कांग्रेस में? वो भी तो पिछड़ा वर्ग के हैं। इससे सच्चाई उजागर होती है कि ये केवल वंशवादी हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर कैलाश विजयवर्गीय आश्वस्त नजर आए। जबलपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोकल चुनाव पानी, बिजली और सड़क जैसे मुद्दों पर होते हैं। ऐसे में जनता जानती है कि उनकी समस्याओं को कौन सा दल दूर कर सकता है। उन्होंने जबलपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी शासन में ही सभी शहरों का विकास हुआ है, इसलिए जनता बीजेपी का साथ देगी। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी सीरियसली नहीं लेती, ऐसे में उनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया दें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में अस्थिरता का माहौल है, वहां कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। जनता जानती है कि विकास कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सड़कों की हालत और बिजली की हालत, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए लोग अब समझदार हो गए और मुझे उम्मीद है कि नगर निकाय के चुनाव होंगे तो एक बार सब जगह फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला एक बार फिर से मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें चुना गया है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को उपाध्यक्ष, दिग्विजय सिंह को सचिव और जीतू जिराती को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की पूर्व की कार्यकारिणी को एक बार फिर रिपीट किया गया। संघ का कार्यकाल 3 साल का रहता है। आपको बता दें कि जबलपुर में आज मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और नेता शामिल हुए हैं। ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए अच्छे काम किए जाएंगे। गांव-गांव से प्रतिभाएं निकालकर उन्हें निखारा जाएगा। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ ने जो काम किया है उसकी सभी लोगों ने मिलकर के बड़ी प्रशंसा की है, और मैं हमारे रमेश मेंदोला जी को पुनः एक बार निर्विरोध ओलंपिक संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब की ओर से जिन प्रतिनिधियों ने हमें चुना, जो खेल संगठन के प्रति, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
मध्य प्रदेश पुलिस की, जहां मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से लोकहित सेवा में लगी डायल 100 गाड़ियों का टेंडर विवादों में आने के बाद निरस्त हो गया है। 625 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस टेंडर को फर्जी कागज लगाकर टेंडर हथियाने का आरोप लगा है। टेंडर में जीवीके, ईएमआरआई और अशोका बिल्डकॉन ने हिस्सा लिया था। अशोका बिल्डकॉन का टेंडर लगभग पास हो गया था, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हथियाने की शिकायत मंत्रालय से लेकर सरकार तक पहुंची और इस मामले में जांच पड़ताल हुई, जिसके बाद सरकार और अफसरों ने अशोका बिल्डकॉन के हाथ खींच लिए और नए सिरे से टेंडर जारी करने का आदेश कर दिया है। जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेज आ रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि समन्वय करके एक ऐसी तकनीक हम लोग इसमें लाएंगे ताकि ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सके। और ये अत्यावश्यक इमरजेंसी सेवा है और चूँकि डीपीआर बनाने और टेंडरिंग पूरी प्रक्रिया में 6 महीने कम से कम लगेंगे, तो इसलिए 6 माह की अवधि का विस्तारण इनको दिया गया है। और इंदौर से लापता हुए 2 नाबालिगों को पुलिस ने मनाली से वापस इंदौर लेकर आ चुकी है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग छात्र पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाबालिग छात्र ने उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ मनाली तक लेकर गया था। परिजनों ने कहा कि छात्र ने सबसे पहले उनसे उनकी बेटी का मोबाइल नंबर बंद कर उसे देवास में भेज दिया। इसके बाद दोनों जयपुर पहुंचे। यहां लड़के और लड़की उनकी बेटी का लैपटॉप भी भेज दिया और इस मैसेज करने का दबाव उससे बनाया कि वे दोनों सहमति से मनाली गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरी बेटिया को जबरदस्ती वो लिंक रोड लेके गए। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करवा के मेरी बेटी को ये बोले आप मेरे मम्मी पापा को रिकॉर्ड करके ये बोलो कि मैं अपनी मर्जी से आपके साथ आई हूँ। ये चीज़ इसने और 2 नमक से मेरी बेटिया से करवाया कि आप बोलो कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। हो सकता है सर, मुझे लगता है कि इसके मदर फादर भी इसमें मिले होंगे। थाने एक अपहरण का केस कायम किया गया था, उसके बाद लगातार ढूंढे और लास्ट में जाके राइन जो चेक पोस्ट है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पर मिली कि उधर से कहीं जाने वाले हैं, तो वहाँ पे इन्होंने उनको फिर दोनों को साथ ले लिया था। मिल गए थे दोनों वहाँ पर, दोनों सुरक्षित है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता करण मोरवाल पर इंदौर पुलिस ने 5000 का इनाम घोषित कर दिया है। करण मोरवाल भंडेगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। करण के खिलाफ इंदौर महिला थाने में युवा कांग्रेस की महिला नेता ने शादी का झांसा देना और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। अपराध दर्ज होने के बाद से करण की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। हाल ही में आईजी दफ्तर में जाकर पीड़ित युवती ने डराने धमकाने का भी आरोप लगाया था। करण मोरवाल की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। पुलिस ने करण की तलाश में उज्जैन समेत दूसरे शहरों में दबिश दी है, लेकिन अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस की टीम उज्जैन, घटिया और जिन जिन स्थानों पर सूचना प्राप्त हुई थी उन पर भी कल शाम से लेकर रात तक तलाश की गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।